अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के इस 2 दिवसीय सम्मेलन के अंदर देश के अलग अलग राज्यों से आए अभियांत्रिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं देकर राष्ट्र को नए ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले सभी प्रोफेसरगण, मूल जो शिक्षण का कार्य करता है वो सभी अध्यापकगण, सबको मैं प्रणाम करता हूं। मंच में विराजे हमारे बीच में टीजी सीतारमण जी, जो AICTE के चेयरमैन हैं, सिविल में है, कठिन परिस्थितियों के अंदर देश के नवनिर्माण में हमेशा अपना कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं। प्रोफेसर JP सिंघल साहब, जो राजस्थान में विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे, जो इस संस्थान के अध्यक्ष हैं। हमारे बीच में MK श्रीमाली जी, जो भी हमारे राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और महेंद्र कपूर जी, जो भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं। आप सबका इस 2 दिवसीय सम्मेलन में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी प्रबुद्धजनों के बीच में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप किस तरीके से इस देश में योगदान देकर इस देश को हर क्षेत्र के अंदर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए संकल्पित हैं, कटिबद्ध हैं और समर्पण से देश और राष्ट्र की सेवाएं देने का काम कर रहे हैं। शैक्षणिक महासंघ भी लगातार इस देश के अंदर एक नए दृष्टिकोण के साथ, जो दृष्टिकोण राष्ट्रीय है, भारतीय मूल का चिंतन का दृष्टिकोण है, और एक राष्ट्रवादी चिंतन के साथ राष्ट्रवादी संगठन है, जो लगातार देश के शिक्षकों के अंदर भारतीय चिंतन, राष्ट्रवाद और राष्ट्र हित के कार्य करने के लिए समय समय पर संगठित रूप से ऐसे सम्मेलन, ऐसे कार्यक्रम और संगठित रूप से कार्यक्रम के साथ एक संगठन की मिसाल के साथ काम कर रहा है। और इसी संगठन का मूल उद्देश्य एक है, राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज। जिसका चिंतन ये हो, और संगठन निश्चित रूप से देश के अलग अलग राज्यों के अंदर इस मूल मंत्र के माध्यम से हम किस तरीके से भारत में भारतीय चिंतन, राष्ट्रवादी चिंतन के साथ हम देश के नौजवानों को किस तरीके का नागरिक बनाना चाहते हैं, उस दिशा में ये संगठन लगातार प्रयास करता रहता है। और इसीलिए अलग अलग शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अपने राष्ट्रीय दायित्वों को निभाने के लिए मैं संगठन के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रबुद्धजनों, आज़ादी के बाद हमने 75 वर्ष की इस लोकतंत्र की यात्रा के अंदर कई चुनौतियां का सामना किया।
कई पड़ावों पर हमने संघर्ष किया और जो व्यवस्था हमें छोड़कर गए थे, उस व्यवस्था से नई व्यवस्थाएं, भारतीय चिंतन, समग्र दृष्टिकोण, राष्ट्रवाद को लाने के लिए हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन हमने जो रास्ता शासन पद्धति का चुना, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुना और लोकतंत्र के ऊपर अटूट विश्वास हमारे मूल में है, हमारी विचारधारा में है, हमारी कार्यशैली के अंदर है। हमें लोकतंत्र आज़ादी के बाद लोकतंत्र नहीं मिला, हमारे मूल में ही लोकतंत्र है। और इसीलिए जब हमारी विरासत की ओर हम जाते हैं तो मूल में हम देखते हैं हमारी समिति, सभा, और हम सब कभी भी बैठकर निर्णय करते हैं तो सामूहिकता के साथ निर्णय करते हैं, मिलकर निर्णय करते हैं, देश हित में निर्णय करते हैं, गांव के हित में निर्णय करते हैं। इसलिए मूल चिंतन हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था का रहा। और इसीलिए जब शासन पद्धति का सवाल आया तो हमने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई और जिसके मूल में जनता रखी, जनता के चुने हुए शासक, जनता का शासन। और इसीलिए हमारे संविधान के अंदर भी एक ऐसा समावेशी संविधान है जिसमें दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो धर्म की अभिव्यक्ति यहाँ पर है। सबको बोलने की आज़ादी है, सबको मताधिकार देने का समान अधिकार हमारे यहाँ पर हमने संविधान के साथ लागू किया। इसलिए हमारा संविधान हमारा हमेशा मार्गदर्शक रहा। हमारा नहीं, दुनिया के अधिकतम लोकतांत्रिक देशों में भारत का संविधान आज भी मार्गदर्शक है और उस समय भी मार्गदर्शन के रूप में हमारा संविधान देता रहता। और इसीलिए आज़ादी के 75 वर्षों में हमने बहुत परिवर्तन किया। हमने औद्योगिक क्रांति के रूप में परिवर्तन किया, उत्पादन की नया दृष्टिकोण दिया, अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज हम ऊंचाइयों पर हैं। एग्रीकल्चर के सेक्टर में किसी ज़माने में हमें बहुत लंबी संघर्ष करना पड़ता था, आज हरित भारत के रूप में हम कृषि के रूप में आत्मनिर्भर भी हैं और दुनिया को कृषि खाद्यान्न उपलब्ध कराने में भी सक्षम है। परमाणु ऊर्जा के रूप में और ऊर्जा के नया दृष्टिकोण, क्लीन ग्रीन ऊर्जा का दृष्टिकोण भारत में इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में दी। हमारा सक्षम नेतृत्व, सफल नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने भारतीय चिंतन से आगे बढ़ते हुए आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़े। और मैं विशेष रूप से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने भारतीय चिंतन को मूल में रखकर नए इनोवेशन, नए रिसर्च, नए शोध के माध्यम से आज भारत को इस ऊंचाइयों में ले गए हैं। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका है। और इसीलिए हमने हर चुनौतियों का सामना किया, चुनौतियों का मुकाबला भी किया और दुनिया को हमने बताया कि विज्ञान की दृष्टि से हमने कोविड के अंदर अपना वैक्सीन बनाकर दुनिया को बताने का काम किया कि विज्ञान की दृष्टि में हमारे वैज्ञानिक दुनिया में सबसे आगे हैं। ये ताकत भारत ने दिखाई और इसीलिए आज हर क्षेत्र के अंदर हमारी महिला आगे बढ़ रही है। हमारा कोई क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र में महिलाएं नेतृत्व नहीं कर रही हो। ग्राम पंच से लेकर राष्ट्रपति तक के रूप में, विज्ञान के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर, फाइटर प्लेन से लेकर ट्रेन से चला के लेकर किसान की खेती आदि तक, ये ताकत भारत की महिलाओं की बढ़ रही है। आज जिस तरीके से भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही है, आने वाला समय ये भारत के चिंतन को भी ले जाएगा और जो हमने समावेशी समकक्ष
व्यवस्था खड़ा करने का योजना बनाई थी, उसका परिणाम अब दिखने लगेगा। और इसीलिए एक 75 वर्ष का विजन भारत के प्रधानमंत्री जी ने 5 साल 10 साल का नहीं, एक 75 साल के बाद हम 100 साल का भारत कैसा होगा, उसके लिए एक दृष्टिकोण दिया, दिशा दी। और कुशल नेतृत्व की ये विशेषता होती है कि वो 25 साल की योजना बनाए, उस योजना का क्रियान्वयन करे और उसकी जो चुनौतियां, उस चुनौतियों को भी साथ रखकर उसके समाधान का रास्ता बताएं। और मुझे आशा है कि हम इस 100 साल की जब हमारी यात्रा होगी, दुनिया के हर क्षेत्र के अंदर भारत नेतृत्व करेगा। लेकिन दुनिया के हर क्षेत्र में नेतृत्व जब करेगा जब हमारे मूल में भारतीय शिक्षा होगी, हमारे मूल में भारतीय शिक्षण व्यवस्था होगी। हम भौतिक संसाधनों से, औद्योगिक उत्पादनों से हम दुनिया में कितनी भी उपलब्धि प्राप्त कर लें, लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें निश्चित रूप से हमें भारतीय चिंतन की शिक्षा व्यवस्था खड़ी करनी होगी। और हमारे चिंतन में, हमारी व्यवस्थाओं के अंदर कुछ समय एक कालखंड आया था जब हमने हर चीज में विदेशी शासकों की नकल करने का प्रयास किया था। और उस कालखंड के कारण, हो सकता है उस समय के कालखंड के समय उन शासकों की व्यवस्था समझी होगी, लेकिन मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि हम हमारी शिक्षण व्यवस्था से इस देश को नई दिशा देने का काम करें। हमारी आर्थिक ताकत बढ़े तो हमारी नॉलेज के कारण बढ़े, हमारी शिक्षण व्यवस्था के कारण बढ़े। और दुनिया के अंदर जब आने वाले समय के अंदर, जब 10 साल के अंदर भारत का नौजवान ही दुनिया में नेतृत्व करेगा, उस समय हम भारत के नौजवानों को भारतीय चिंतन व्यवस्था और भारत के नए इनोवेशन के साथ नई शिक्षा देने का काम करें। और इसीलिए हमारा आने वाले समय के अंदर हमारा सबसे बड़ी शक्ति और सामर्थ्य होगा हमारा ज्ञान। और हमें विश्व गुरु पहुंचाने में भी हमारा ज्ञान ही हमें विश्व गुरु पहुंचाएगा। और इसीलिए जब हम वहाँ विरासत में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति, हमारी आध्यात्मिक शिक्षण पद्धति, यही मूल चिंतन था जिसके कारण भारत दुनिया में नेतृत्व करता था। अब समय आ गया है कि हम इस दिशा की ओर बढ़ें और हमारी क्षमताओं को समझें और हमारे नौजवानों को एक उज्जवल भविष्य के लिए एक सार्वभौमिक, एक उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, जिसके लिए आप सब आज चिंतन करेंगे, विचार करेंगे कि किस तरीके से हम नई शिक्षा नीति के माध्यम से, नई शिक्षा नीति के लिए लंबा एक चर्चा हुई, संसद में भी इसके लिए एक लंबी डिबेट हुई, देश भर के अलग अलग हितकारों से, शिक्षकों से, विद्यार्थियों से, समाज के अलग अलग लोगों से उसमें समग्र दृष्टिकोण लिया और एक ऐसी शिक्षा नीति बनी है जो भारतीय मूल चिंतन की है, जिसमें हमने हमारे नौजवानों की वर्तमान व्यवस्थाएं, भावी चुनौतियों को भी देखा है और किस तरीके से हम भविष्य की चुनौतियों का समाधान हमारी शिक्षा व्यवस्था से कर सकें, इस दृष्टिकोण को विशेष रूप से रखा है। और इसीलिए जब हमारी शिक्षा नीति का रोड मैप बना तो निश्चित रूप से एक ऐसा दस्तावेज है जो आने वाले सालों तक हमारे नौजवानों को नया दर्शन देता रहेगा, हमारे शिक्षकों को भी
उस शिक्षा नीति के माध्यम से एक व्यापक परिवर्तन उनके शिक्षण कार्य में आएगा और जो शिक्षण कार्य उनकी वर्तमान व्यवस्था है और भावी चुनौतियों के लिए निश्चित रूप से आपके 2 दिन की सेमिनार में सारे विषय उठेंगे। भारतवर्ष में स्वतंत्रता के बाद शिक्षा बदलाव के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए ये शिक्षा नीति एक आवश्यक थी और इस व्यवस्था के लिए जरूरी थी। और इसीलिए हमने शिक्षा नीति के अंदर सब दृष्टिकोणों को रखा है और मैंने आध्यात्मिक चिंतन को भी रखा है। हमारी शिक्षा नीति में सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, नागरिक मूल्य भी है, जीवन कौशल भी है और राष्ट्रीय सेवा के नीति निर्धारक तत्व भी हैं। और इसीलिए जो हमारी शिक्षा नीति प्रारंभिक रूप से केवल उच्च शिक्षा नहीं, बाल्यकाल से ही शिक्षा कैसी होनी चाहिए और शिक्षा उस नीति के अनुसार रखी है कि बाल्यकाल से चाहे स्कूल की शिक्षा हो, चाहे कॉलेज की शिक्षा हो, चाहे टेक्निकल कॉलेज की शिक्षा हो या अन्य शिक्षा हो। और उस विशेष रूप से शिक्षा नीति में जो वर्षों तक हम इंतजार कर रहे थे, एक कालखंड ऐसा आया था जिस कालखंड में हम हमारे मूल चिंतन की भाषा को ही गौण करते जा रहे थे। लेकिन आज चाहे संसद हो, चाहे संसद के बाहर हो, चाहे शिक्षा पद्धति हो, चाहे अध्यापन हो, चाहे एग्जामिनेशन हो, हमने हर राज्यों की जो हमारी मूल भाषा है और मूल भाषा को मध्य में रखकर और नई नीति को बनाया है। आज मुझे खुशी है कि विभिन्न भाषाओं के अंदर हमारे विद्यार्थी अध्यापन कर रहे हैं, विभिन्न भाषाओं के अंदर एग्जाम दे रहे हैं और विशेष रूप से मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूं कि आप सब अपनी मूल भाषा के अंदर उनको अध्यापन का काम भी कर रहे हैं और शिक्षण का कार्य भी कर रहे हैं। और विशेष रूप से शिक्षा नीति हमारे समुदाय के विश्वास भरोसे पर टिकी हुई है। हमारी शिक्षा नीति सबके प्रयासों पर टिकी हुई है। आप सबको प्रयास करने पड़ेंगे, लोकाचार, अपने लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। और निश्चित मैं कह सकता हूँ जिस तरीके से संगठन काम कर रहा है, आने वाले समय के अंदर हम एक व्यापक बदलाव देश के अंदर करेंगे और इस देश को आगे बढ़ाने में हमारी शिक्षा नीति भी होगी, हमारा शिक्षण कार्य भी होगा। विशेष रूप से हमारे पढ़ाने वाले शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होगा इस विकसित भारत बनाने में। और जिस समग्र दृष्टिकोण से आप काम कर रहे हैं, मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद देता हूं। आप देश के अलग अलग राज्यों से सर्वश्रेष्ठ अभियांत्रिक संस्थाओं के शिक्षक यहाँ पधारे आए। 2 दिन तक आप गहन अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, सोच करेंगे और किस तरीके से इस चिंतन सोच से अमृत जो निकलेगा, उस अमृत को देश के नौजवानों को भी मिलेगा, शिक्षकों को भी मिलेगा और आने वाले समय में भारतीय चिंतन को आगे ले जाते हुए हम विकसित भारत के सपनों को पूरा कर पाएंगे। और विकसित भारत को सपनों को पूरा करने में अगर सबसे बड़ा दृष्टिकोण होगा तो हमारी शिक्षा नीति होगी, हमारी शिक्षा होगी, हमारी नॉलेज होगी और भारत विश्व गुरु बनेगा तो शिक्षण व्यवस्था से बनेगा, हमारी नॉलेज से बनेगा, नए रिसर्च सोच से बनेगा। और मुझे आशा है जिस तरीके से नया दृष्टिकोण है और नए दृष्टिकोण पे भारत काम कर रहा है, आने वाले समय में विकसित भारत के सपनों और लक्ष्यों को हम पूरा कर पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।